हेलो दोस्तों, आर्यन्स अरिहंत चैनल में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको डरावनी सच्ची भुतहा कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डिटेक्टिव और एडवेंचर की कहानियां आपको सुनने को मिलती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलो अब चलते हैं कहानी की ओर। किशोर पुराना सामान, शीशी बोतल और कबाड़ खरीदने का काम करता था। उस दिन जब काम से लौटा तो बहुत थका हुआ था। आते ही बस्ता रखकर सीधा बिस्तर पर लेट गया सोने के लिए। बहुत ही गहरी नींद में था जब उसे एक दबी हुई आवाज ने जगाया। ऐसी आवाजों को सुनकर किशोर की नींद थोड़ी देर को जरा नरम पड़ी तो आवाज आनी बंद हो गई। उसने करवट बदली तो नींद ने उसे फिर से घेरा और नींद आते के साथ ही एक बार दोबारा किशोर ने तकिया उठाकर अपने कानों को ढक लिया और मुंह घुमाकर सोने की कोशिश करने लगा। कुछ देर तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद दोबारा ऐसी आवाजें जब लगातार आती रही तो किशोर किसी बच्चे की नींद टूटने पे जैसे चिढ़ होती है, ठीक वैसे ही चिढ़ के उठा और कमरे में चारों तरफ देखने लगा। घर में सिर्फ वो अकेला था और बस चारों ओर शाम के वक्त जो शोर होता है वही भरा पड़ा था। उसके उठने के बाद वो आवाज भी बंद हो चुकी थी। वो उठा और अपने आप में बड़बड़ाता हुआ गया और मुंह धोने लगा और फिर उठकर गुस्से में बाहर चाचा की दुकान पे चाय पीने के लिए चला गया। वहां पहुंच के उसने चाय बोली तो चाचा का मुंह देख के उसने खुद ही कहा, अरे क्या हुआ चाचा, मैं हूं किशोर, पहचान नहीं पा रहे हो क्या? चाचा ने कहा कि मैं तो तुम्हें बिना देखे तुम्हारी आवाज भर से पहचान लूंगा, लेकिन शीशा देखोगे तो अभी शायद खुद को ना पहचान पाओगे। ये खरोच के निशान कहां से आए भाई? किशोर ने यह सुन के तुरंत दुकान में सामने ही रखे शीशे में खुद को देखा। उसकी गर्दन पे और चेहरे पर खरोच के निशान वाकई थे। किशोर को कुछ याद नहीं था ये सब कब और कैसे हुआ। उसने तुरंत चाय पी और वापस घर को चलता बना। किशोर को अपने घर के दरवाजे को खोलने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। जब किशोर करीबन 15 मिनट पहले चाय पीने के लिए निकला था तब तो घर बिल्कुल ठीक था। शायद ये बिल्लियों का काम। बिल्लियों ने जीना मुहाल कर रखा था इस मोहल्ले में। सारे सामान को वापस बोरे में भर के कुछ देर उसने इधर उधर सारी खिड़कियां वगैरह ढंग से देखी और फिर किशोर रात का खाना खाने बाहर निकल गया। वापस आकर सीधा सोने को चला गया। नींद एक बार गहरी और अच्छी आई थी उसे, लेकिन किस्मत में शायद नींद तो थी ही नहीं। इस बार उसने और एक आवाज सुनी जिससे उसकी नींद टूटी। किशोर की नींद एक झटके से टूट गई। रात के उस सन्नाटे में वो उठा और उसने कमरे की बत्ती जलाई। चारों तरफ देखा। आवाज तो लगातार आई जा रही थी। दिखाई उसे कुछ भी नहीं दे रहा था जिससे पता चल पाता कि यह आवाज कहां से आ रही है। किशोर उठकर अपने बोरे तक गया।
उसने पूरा बोरा उथल पुथल करके एक एक चीज टटोली। सब कुछ ठीक था और उसमें कांच का कोई सामान भी नहीं था। हमने उस बोरे को रखा और वापस अपने बिस्तर की ओर बढ़ा ही था कि कांच की 2 बोतलें बिस्तर के नीचे से लुढ़कती हुई उसके पैरों से टकरा के रुक गई। किशोर रद्दी खरीदता था। एक दिन जल्दी लौट के जब सोने की कोशिश की तो नींद में उसके कानों में किसी के बोलने की आवाजें आ रही थी। से जागकर चाचा की दुकान पर चाय पीने गया तो देखा कि गर्दन पर खरोंच के निशान हैं। वापस जब घर पे लौटा तो घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था और रात का खाना खाकर जब वो सोने गया तो बोतलों के टकराने की आवाजें आई और जब वो बिस्तर से उठा तो बिस्तर के नीचे से 2 बोतलें लुढ़कती हुई आई, उसके पैरों से टकराई। किशोर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर से ही डरते डरते झुक के बिस्तर के नीचे उसने देखा तो एक बच्चा बिस्तर के नीचे झुक कर बैठा था। किशोर के दिमाग का पारा तुरंत चढ़ गया। उसने चिल्ला के कहा, कौन है तू? हाँ? और अंदर कैसे आया? चल बाहर निकल। नींद दुश्वार कर दी है मेरी शैतान की औलाद। निकल, आज तेरी हड्डियां तोड़ता हूं। छोटे से 4-5 साल के बच्चे को बहुत ही बेरहमी से खींचकर किशोर ने उसे बाहर निकाला। उससे सवाल पे सवाल पूछता गया किशोर, लेकिन वो बच्चा एक लफ्ज नहीं बोला। बस बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा किशोर। ऐसी चुप्पी देखकर किशोर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। देखने में बच्चा किसी अच्छे खानदान और अच्छे घर का लग रहा था। क्या पता कोई आ जाए और अगवा करने का इल्जाम लगा दे, इसलिए उसे खींचकर घर के बाहर निकाल दिया किशोर ने। बच्चे को जब बाहर निकाला तो देखा बाहर बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन किशोर खुद को किसी भी मुसीबत में नहीं डाल सकता था। इसलिए उसने उस बच्चे को उस बारिश में घर से बाहर निकाला। दरवाजे को बंद करने के बाद बच्चा लगातार उस दरवाजे को खटखटाता रहा। कुछ देर तक तो किशोर झेल गया, लेकिन फिर सोचा बच्चा ही तो है। उठ के दरवाजा खोला तो भी वो गुस्से में ही था, लेकिन उसका गुस्सा उड़ चुका था, क्योंकि जब उसने दरवाजे को खोला तो सामने वो बच्चा नहीं, बस एक खिलौना पड़ा था। दरवाजे को बंद करते करते अपने आप से ही किशोर ने कहा, पीना कम करना पड़ेगा। क्या क्या सोचने और दिखने लगा मुझे। दरवाजे को बंद करके किशोर वापस लेट गया और कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। लेकिन सोना उसकी किस्मत में शायद आज नहीं था। एक बार फिर उसकी नींद टूटी, एक और आवाज से। आंख खोली तो पाया कि वो खिलौना अपने आप चल रहा था। किशोर ने उस खिलौने को बंद किया और बिस्तर पर आकर जैसे ही लेटा था कि एक बार फिर किशोर ने उठकर खिलौने को उठाया और सामने टेबल पे रखा और उसके सामने चेयर रख के बैठ गया, मानो जैसे वो उस खिलौने से बात करते हुए कह रहा था, मैं भी देखूं कैसे चलता है ये खिलौना। कुछ देर में बैठे बैठे कुर्सी पे ही किशोर की आंख लगी कि ठीक उसी वक्त जो
झटके से उठा और देखा खिलौना वैसे का वैसे ही रखा था। किशोर की आंखें कुछ देर के लिए खुली, देखने एक बार फिर जैसे ही उसकी आंख लगी तो वापस। किशोर का रद्दी, कबाड़ी, इन सारी चीजों को खरीदने का काम था। एक दिन वो जल्दी काम खत्म करके सोने गया तो कोई उसके कानों में जैसे कुछ बोल रहा था, और जब उठकर चाचा की दुकान पे चाय पीने गया तो चाचा ने बताया कि उसकी गर्दन पर खरोंच के निशान हैं। उसके बाद घर में बिस्तर के नीचे छुप के बैठा हुआ एक बच्चा उसे मिला, साथ ही मिला एक खिलौना जो जैसे ही किशोर सोने जाता अपने आप आवाज करने लगता, और जब जागता तब उसकी आवाज बंद हो जाती। उस रात मशक्कत के बाद किशोर की आंख लगी थी। सुबह चिड़ियों के चहचहाने और सड़क के शोर से उसकी आंख खुली तो देखा वो बच्चा उसके बगल में लेटा सो रहा था। किशोर उसे देखते ही तिलमिला गया और बेतहाशा चिल्लाने लगा, तू है कौन बे? कहां से आ गया तू? क्यों मेरे पीछे पड़ा है? चाहता क्या तू मुझसे आखिर? हाँ? ऐसी जोर की चीख पुकार सुन के आसपास के कुछ लोग आ गए और इधर उधर झांकने लगे। किशोर उन्हें देखते ही कहने लगा, ये लड़का कौन है? तुम्हें से कोई जानता है क्या इसे? पता नहीं कहां से ये मनहूस कल से मेरे पीछे पड़ गया है। सबने अगल बगल एक बार फिर झांका और उनमें से एक ने कहा, किशोर भाई, तुमसे 50 बार कहा है थोड़ा कम पिया करो। लीवर तो लीवर, दिमाग भी खराब हो गया है तुम्हारा। एक कमरे का घर है और उसमें खुद अकेले, पागल हो जाओगे ऐसे। घर में कोई नहीं है भैया तुम्हारे अलावा। किशोर का सर जैसे अचानक ही भारी सा लगने लगा उसे। तबीयत इतनी खराब लग रही थी कि वो आज घर से बाहर ही नहीं निकला। कुछ देर तो लेटा, लेकिन फिर पता नहीं अचानक उसे क्या सूझा कि उसने उस खिलौने को उठाया और चुपचाप दरवाजे को बंद करके मुस्कुराता हुआ बिस्तर के नीचे लेटा और कहा, अब मेरी बारी है, अब खेल दे। किशोर ने यह कहा ही था कि एकदम से उसी वक्त जैसे बिस्तर के ऊपर कुछ बहुत भारी सा बहुत जोर से गिरा। अचानक से उठने गया तो किशोर का सर पलंग से टकराया। किशोर ने पलंग के नीचे से निकल के देखा तो वो बच्चा बिस्तर के ऊपर बैठा। किशोर अब हार मान चुका था। उस छोटे बच्चे के सामने ही खुद बच्चे की तरह हाथ जोड़ के आंखें बंद करके रोने लग गया और अपने जान की भीख मांगने लगा। और जब अचानक आंख खुली तो देखा बिस्तर पे वो बच्चा नहीं, बस वो खिलौना रखा पड़ा था। किशोर ने डरते डरते खिलौने को उठाया और उसे गौर से देखने लगा। उस खिलौने को देखते देखते ही उसे याद आया कि आज से 3 दिन पहले जब वो कबाड़ खरीदने निकला था तो एक बिल्डिंग में एक औरत ने रद्दी बेचने को उसे आवाज लगाई थी। रद्दी खरीदकर जब वो बिल्डिंग से नीचे उतर रहा था तो एक बंद दरवाजे के बाहर ये खिलौना पड़ा हुआ था। वहां अगल बगल कोई नहीं था तो किशोर ने उसे उठा के रख लिया था
जहां से उसने इस खिलौने को उठाया था वो पता किशोर को याद था, इसलिए तुरंत खिलौने को लेकर वो उस बिल्डिंग की ओर दौड़ा। ज्यादा दूर नहीं, करीबन 30 मिनट में ही वो वहां पहुंच गया। उस घर के सामने पहले तो उसने दरवाजे को खटखटाया। जब दरवाजा नहीं खुला तो चिल्ला चिल्ला कर बुलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद दरवाजा नहीं खुला। कोई है? अरे कोई है? अरे कौन है इस घर में? कोई है क्या यहां? किशोर वापस आने को पलटा तो घर के अंदर से डोरबेल बजने की आवाज आई। पलट के देखा तो वहां डोरबेल का कोई स्विच नहीं था और घर के डोरबेल की जगह सिर्फ तार ही लटके हुए थे। किशोर ने हाथ बढ़ा के उस बंद दरवाजे को दोबारा से खोलना चाहा तो दरवाजा अपने आप ही खुल गया। किशोर का कबाड़ और रद्दी खरीदने का काम था। उसने किसी घर से कोई खिलौना जो वहां यूं ही बाहर पड़ा था उसे उठाकर अपने बोरे में रख लिया था और उसके बाद से उसे एक लड़का अपने घर में बार बार दिखाई दे रहा था और साथ ही दिखाई दे रहा था ये खिलौना। किशोर को जब याद आया तो वो उस घर तक वापस गया। वहां कोई डोरबेल नहीं थी। उसने दरवाजे को बार बार खटखटाया, दरवाजा नहीं खुला। लेकिन पलटकर जब वो वापस जाने को हुआ तो घर के अंदर से डोरबेल के बजने की आवाज आई और जब उसने दरवाजे को वापस से पकड़ा तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। घर के अंदर घुसकर किशोर ने शायद 2-3 कदम ही आगे रखे होंगे कि एक बेहद सड़ी सी बदबू से उसे अपनी नाक बंद करनी पड़ी, जैसे मानो किसी सड़ी हुई लाश की बदबू हो। ये इधर उधर आवाज देता हुआ किशोर के बढ़ा। पूरा का पूरा घर खाली पड़ा था। उथल पुथल टूटा फूटा सामान पड़ा था। अंदर के कमरे में जैसे ही घुसा तो बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। दौड़ के बाहर निकलने के चक्कर में सामने लकड़ी की अलमारी से टकराया, जिसे दीमकों ने कुतर के पूरी तरह से खोखला कर दिया था। टक्कर से जैसे चूरा बन के लकड़ी ढह गई। उस अलमारी के अंदर एक साड़ी में लिपटी हुई लाश थी, पूरी तरह से सड़ी हुई और गली हुई सी। किशोर की रगों में दौड़ता हुआ खून बर्फ सा सूख गया था। वहां से पीछे पलट के देखता हुआ भागा तो एक बक्से से टकराया। वो बक्सा भी लकड़ी का ही बना हुआ था और उसे भी दीमक ने इस कदर खा रखा था कि टकराते के साथ ही वो बक्सा बिखर गया। और जब बिखरा तो उसके अंदर से एक गली हुई लाश और निकली। किशोर एक पल को भी वहां और रुकता तो शायद वहां से जिंदा नहीं बच पाता। वो वहां से जितनी तेजी से हो सके दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजे के पास खुद ही रुक गया। दरवाजे के ठीक सामने उसे वो बच्चा उसी खिलौने से खेलता हुआ दिखाई दिया, जो किशोर को देखते के साथ ही खेलते खींचते अचानक रुक गया। वो दरवाजे के ठीक सामने बैठा था और उसकी नजर किशोर की तरफ घूमी। किशोर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो सामने पुलिस वाले थे। आगे तहकीकात में पता चला कि यहां रहने वाले परिवार के आदमी ने अपनी बीवी और बच्चे को मार के खुदकुशी कर ली थी।
वो खिलौना शायद उसी बच्चे का था जो किशोर वहां से उठाकर ले गया था। किस लावारिस चीज का कौन सा वारिस कब अपना हक मांगने आ जाए पता नहीं चलता। उस दिन के बाद से किशोर ने उस तरफ जाना ही छोड़ दिया और कभी भी रास्ते या किसी घर के सामने पड़ी किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाया। सर्दियों की रात थी। पूरे स्टेशन पर इक्का दुक्का ही लोग दिखाई दे रहे थे। कोहरे की चादर चारों ओर बिछी हुई थी और हवाएं किसी पागल भीड़ की तरह चली जा रही थी। ठंड इतनी थी कि शायद ऊनी कपड़े कम पड़ जाएं ठंड से बचने के लिए, लेकिन शिव तो यहीं का था। उसे आदत थी इस ठंड की। शिव बैग को कंधे पर लादे हुए ट्रेन से निकल के स्टेशन के बाहर तक आया। कोई ऑटो, रिक्शा, कुछ भी ऐसी देर रात इतनी सर्दी इतने कमरे में दिखाई नहीं दे रही थी। सुंदर सन्नाटे में अचानक दूर से आते एक ऑटो की आवाज सुनाई दी। ऑटो गेट पे खड़े शिव के पास आके रुकी और ऑटो वाले ने आवाज लगाई, किधर जाना है बाबूजी? आओ मैं छोड़ देता हूं। शिव को पास ही जाना था। वहां का नाम लिया तो ऑटो वाले ने 200 रुपए मांग लिए। दिन के वक्त वहां के लिए किसी भी सवारी गाड़ी से जाओ तो 20 रुपए ही लगने थे। शिव ने जाने से मना कर दिया और ऑटो वाला भी आगे की ओर निकल गया। शिव ने सोचा कि एक ऑटो वाला आया है तो और भी जरूर आएंगे, इंतजार करके देख लेता हूं। और सचमुच थोड़ी ही देर बाद फिर से एक आवाज आई। ऑटो वाले ने रुक के पूछा, किधर जाना है बाबूजी? आओ मैं छोड़ देता हूं। शिव को थोड़ा सा गुस्सा आया ऐसी बदतमीजी देख के। पहली बार में गया नहीं, इतने पैसे मांगे और अब नाटक कर रहा है जैसे पता ही नहीं कहां जाना है। शिव ने कहा, अभी तो तुमने 200 रुपए मांगे थे 4 किलोमीटर जाने के लिए, यही मनका चौक तक जाना है। ऑटो वाले ने हंस के कहा, अरे बाबूजी जो दिल करे दे देना। शिव ने भी सोचा कि इस ठंड में इतनी रात को इसके बाद ऑटो भी नहीं मिलेगा। ठिठुरने से अच्छा है कि निकल लिया जाए। ऑटो में बैठ के जाते जाते ठंड और सन्नाटे में सिर्फ ऑटो की ही आवाज गूंज रही थी। वैसे तो सिगरेट पीना सेहत के लिए बुरा है, लेकिन ये बुरी आदत शिव को थी। उसने सोचा कि एक सिगरेट जला ली जाए तो शायद सर्दी थोड़ी कम लगेगी। शिव मन ही मन ये सोच रहा था कि ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी गाड़ी में सिगरेट ना पीना। शिव को जैसे अचानक बिजली का झटका लगा हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था जो उसने सुना था। उसने कहा कि तुम्हें कैसे पता मैं सिगरेट जलाने की सोच रहा था? ऑटो वाले ने हंसते हुए कहा, अरे बाबूजी सर्दी बहुत है ना, तो सिगरेट पीना तो नॉर्मल बात है। शिव ने सिगरेट नहीं जलाई। उसने अपनी टोपी उतार के शीशे में एक बार चेहरा देखने को शीशे की तरफ देखा तो उसे जो दिखा वो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि शीशे में उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था सिवाय खुद के। शिव ने इधर उधर हाथ भी हिलाया, सर हिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे पहले कि शिव कुछ कह पाता तभी एक झटके से आवाजें करके ऑटो रुका और वापस शीशे में देखा तो इस बार शिव को आईने में अपना चेहरा दिखाई दे रहा। ऑटो वाले ने कहा, अरे बाबूजी ऑटो खराब हो गई,
आप 10 मिनट रुको, मैं अभी ठीक करता हूँ सुना। शिव ऑटो से उतरा, इधर उधर देखा तो शायद 3 फुट के आगे कोहरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे झाड़ियों में सोचा कि बाथरूम खोले, तो झाड़ियों के पीछे जाते के साथ ही उसे एक आवाज सुनाई दी। लगभग एक ही पल में जैसे आसपास के सारे कुत्ते वहां जमा हो गए और शिव को घेर के भौंकने लगे। शिव मदद के लिए चिल्लाए, उससे पहले उनके भौंकने की आवाज के साथ साथ एक और आवाज उसे सुनाई दी। शिव सर्दी की रात में स्टेशन से बाहर निकला तो एक ऑटो वाले ने थोड़ी सी दूर जाने के लिए 200 रुपए मांगे और उसके बाद 5 मिनट बाद दोबारा वो शिव से ऐसे बात करने लगा जैसे उसने शिव को कभी देखा ही ना हो। शिव ऑटो में शीशे में सब कुछ देख पा रहा था, लेकिन खुद को नहीं। आगे जब ऑटो खराब हुआ तो शिव किनारे झाड़ियों के पास बाथरूम जाने को उतरा और वहां ढेर सारे कुत्तों ने शिव पे हमला कर दिया। धीरे धीरे कुत्ते करीब आते गए। शिव को अब डर लगने लगा था, क्या करे क्या नहीं उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब आंख खोली तो देखा एक कमरे में कोने में लेटा पड़ा था। पूरे बदन में बेहद दर्द था, पैरों में घुटनों तक उसके पट्टियां थी और उसके कराहने की आवाज के साथ उसे एक आवाज और आई, उस ऑटो वाले की। ऑटो वाले ने बताया कि जब उसने देखा कि शिव को इतने सारे कुत्तों ने घेर के उस पर हमला कर दिया है और नोच खसोट रहे हैं, तो अकेले उन्हें रोकने की कोशिश करना बेवकूफी थी। उसने ऑटो स्टार्ट किया था और तुरंत कुछ आगे जाकर 4-5 लोगों को अपने साथ लेके आया मदद के लिए और किसी तरह उसने शिव को उन कुत्तों से बचाया। फिर उसकी पट्टियां करवा के उसे अपने ही घर ले आया। शिव को इतना सब सुन के बहुत अच्छा लगा कि दुनिया की भीड़ में इंसानियत आज भी जिंदा है कहीं ना कहीं। उसने ऑटो वाले को शुक्रिया कह के वहां से जाने की बात कही तो ऑटो वाले ने बताया कि डॉक्टर साहब ने आपको 24 घंटे आराम करने के लिए कहा है, एकदम बेड रेस्ट, और होश आते ही उन्हें बताने को भी कहा था। मैंने उन्हें फोन कर दिया है, वो आ जाए, जाने को कह दे तो आप यहां से चले जाइएगा। कुछ 5-6 मिनट के बाद एक डॉक्टर साहब आए। उन्होंने शिव का चेकअप किया और कहा 24 घंटे बिल्कुल आराम की जरूरत है आपको, और ये 24 घंटे बिस्तर से उठने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्टर के वहां से जाने के बाद ऑटो वाले ने शिव के लिए खाना बना दिया और बिस्तर के पास ही टेबल पे रखकर अपने काम पे निकल गया। कुछ देर के बाद शिव ने सोचा कि कुछ खा लूं। वो उठा और निवाला मुंह में दे इससे पहले उसकी नजर अंदर वाले कमरे की दीवार पे गई। उस दीवार पर उस ऑटो वाले की तस्वीर लगी थी और उस तस्वीर पे एक माला चढ़ी थी। शिव सब कुछ भूल के तुरंत बिस्तर से नीचे कूदा और पैरों में चोट लगी होने के कारण रेंगते हुए आवाजें लग गया। उसने जैसे ही दरवाजे को खोला तो देखा ऑटो वाला मुस्कुराता हुआ बाहर ही खड़ा था। उसने शिव से कहा, ना 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 ना, 24 घंटे बिस्तर से हिलना ना है, आराम करना है। चलिए लेट जाइए बाबूजी, आराम कीजिए 24 घंटे।
और वापस घसीटते हुए शिव को बिस्तर तक ले गया और उसके हाथ पैर बांध दिए ताकि शिव वहां से बाहर न आए। शिव चीखता चिल्लाता रहा पर उस ऑटो ड्राइवर ने उसकी न सुनी और उसके हाथ पैर बांधने के बाद सामने के दरवाजे से होते हुए बाहर की ओर निकल गया। शिव कुछ देख पाया तो अपनी आंखों के सामने बस वो बंद होते हुए दरवाजे को और शायद अपने बच पाने के अरमानों को। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? मुझे छोड़ दो, जाने दो। शिव रात को जब स्टेशन से निकला तो एक ऑटो में बैठा। रास्ते में सड़क किनारे कुत्तों ने उस पर हमला किया। उसे बचाकर ऑटो वाला पट्टियां करवा के अपने ही घर ले आया, जहां डॉक्टर ने शिव से 24 घंटे आराम करने को कहा। जब शिव की नजर घर की दीवार पर गई तो वहां ऑटो वाले की तस्वीर पर माला लगी थी। इतना सब कुछ देखने के बाद जब वो वहां से भागने गया तो ऑटो ड्राइवर ने शिव के पैर बिस्तर से बांध दिए। शिव मदद को चीखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसके सुनने वाला वहां कोई भी नहीं था। शायद चीखते चिल्लाते हुए अचानक बिस्तर के नीचे से उसने एक आवाज सुनी। शिव और भी जोर से चिल्लाया, कौन है? मेरी मदद करो, निकालो ना मुझे यहां से। एक आदमी बिस्तर के नीचे से निकला और उसने कहा, बस 16 घंटे। शिव दोबारा चिल्लाया, कौन हो तुम? मेरी मदद कर दो ना प्लीज, मेरी मदद कर दो, मेरी जान बचा लो, मेरी जान बचा लो प्लीज। वो आदमी वापस बिस्तर के नीचे चला गया और एक आवाज सामने की दीवार पर हुई। उधर देखा तो दीवार पे लिखा था, तुमसे पहले वाला, तुमसे पहले वाला, तुमसे पहले वाला। शिव चीखता चिल्लाता जा रहा था, लेकिन वो एक जो सुनने वाला था शायद वो भी वहां नहीं था। शिव आखिरकार थक के बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने पाया कि उसके हाथ पैर सब कुछ खुले थे। यही एक मौका था जिंदा रह पाने का। शिव तुरंत उठ के बाहर की ओर भागा, लेकिन दरवाजे को खोलते ही उसने देखा ऑटो वाला सामने दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। शिव बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे वापस अंदर भागा और अंदर आते ही वो पलटा तो देखा ऑटो वाला दरवाजे के बाहर खड़ा मुस्कुरा रहा था और उसके बाद उसके अंदर घुसने के साथ ही दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा था और बंद होते होते उस दरवाजे ने एक बहुत जोर की आवाज की। इस आवाज से चौंक के जैसे ही शिव अपनी बेहोशी से जागा तो देखा उसके हाथ पैर उसी बिस्तर से जंजीरों से बंधे हुए थे और एक बार फिर बिस्तर के नीचे से वही आदमी निकला और कहा, बस 3 घंटे और बचे। शिव का चिल्लाना एक बार फिर शुरू हुआ, तुम हो कौन? मुझे निकालते क्यों नहीं यहां से? प्लीज बचाओ मुझे। कौन हो तुम? मुझे बचाओ यहां से। एक बार फिर दीवार पे लिखने की वही आवाज हुई,
और देखा तो इस बार लिखा था 3 घंटे के बाद दर्द खत्म। शिव रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसी बीच सामने का दरवाजा खुला। वही ऑटो वाला कमरे में आया और बिस्तर के पास लगी कुर्सी पर बैठा। कहते हैं कि मौत सामने हो तो कोई भी घुटने टेक ही देता है। शिव ने भी खुद को नहीं रोका, शायद जान बच जाए। यही सोच के उसने कहा, क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? जाने दो ना मुझे। क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? मैंने क्या नुकसान किया है तुम्हारा? मुझे जाने दो ना प्लीज। मेरी बीवी है, बच्चे हैं। जाने दो प्लीज। सब कुछ सुनने के बाद उस ऑटो वाले ने कहा, मैंने भी किसी का क्या बिगाड़ा था, क्या नुकसान किया था? मेरी तो एक्सीडेंट में गलती भी ना थी, फिर भी भीड़ ने मार मार के मार ही डाला मुझे। तो भी तो था उस भीड़ में। उस दिन तो बड़े गुस्से में था। आज गुस्सा ना रहा बाबूजी। सब मरेंगे, मरेंगे सब। शिव ने रात को स्टेशन से एक ऑटो पकड़ा, जिससे रास्ते में उतरा तो सड़क के किनारे आवारा कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया, जहां से उसे बचाकर ऑटो वाला अपने घर ले आया। वहां पता चला कि ऑटो वाला तो बहुत पहले ही मर चुका था। वहां से बच के भागने की कोशिश की तो ऑटो वाले ने जंजीरों से शिव को बिस्तर से बांध दिया और बताया कि कैसे बिना उसकी गलती के भीड़ ने बेरहमी से उसे पीट पीट कर मार डाला था। और उसी भीड़ में शिव खुद भी था। और वो ऑटो ड्राइवर अपनी मौत का बदला ले रहा है और एक एक करके सबको मार रहा है। शिव बिस्तर से बंधा हुआ था, हिलडुल नहीं सकता था, लेकिन अभी भी दर्द, डर, परेशानी और पागलपन महसूस कर सकता था। लेटे लेटे उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पास है और बंधे हुए उसके दाएं हाथ को पकड़ा हुआ है किसी ने। शिव ने मुड़ के अपना देखा तो जैसे किसी ने गर्म चाकू चलाया हो। उसकी कलाई कटी और एक खून का फव्वारा सा निकला। शिव दर्द और डर से इतनी जोर से चीखा कि किसी के भी कान सुन पड़ जाए। उसका रोना अगले 10 ही सेकंड में बंद हुआ जब उसके बाएं हाथ को किसी ने पकड़ा। शिव की आंखों में डर जैसे नाच रहा था। उसका रोना, गिड़गिड़ाना अब भीख मांगने में बदल गया था। मुझे मत मारो, ऐसे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो प्लीज। लेकिन शिव की सुनने वाला शायद कोई बचा ही नहीं था इस दुनिया में। बाईं कलाई भी वैसे ही कटी जैसे दाईं कलाई कटी थी और दोनों कलाइयों से निकलते खून के फव्वारे में खून के छींटे ऐसे उसके चेहरे पे पड़ रहे थे जैसे बरसात के छींटे खुली खिड़की से आते हैं। जितना ज्यादा वो तड़पता, छटपटाता, उतनी जल्दी खून निकलने से मौत होती। शिव ने हार मान ली थी। आंखें अपनी बंद करके चुपचाप बस अपनी मौत का इंतजार करने लगा कि तभी एक आवाज और आई। ज्यादा देर नहीं, बस। कुछ देर बिस्तर पर ऐसे ही पड़े रहने के बाद फिर से पलंग के नीचे से
वही आदमी निकला। आंख खोल के उसने सामने देखा तो दीवार पे लिखा था वेलकम, और कलाइयों से खून का बहना अब धीमा हो गया था। सचमुच शायद कुछ ही मिनटों के बाद सब खत्म हो जाना था। शिव ने अपने हाथों को हिलाने की कोशिश की तो पाया कि दोनों हाथ अब बंधे हुए नहीं थे। ऐसा लगा जैसे किसी लाश में वापस जान आ गई हो। वो तुरंत उठ के बाहर भागा। दरवाजे के बाहर निकल के देखा तो दोबारा रात का माहौल, घना कोहरा, ठंड और सर्द हवाएं। शिव वहां अपनी बची खुची ताकत से भागता रहा और कुछ दूर भागते के साथ ही एक आवाज आने लगी। पीछे से एक ऑटो रिक्शा आ रहा था। शिव उसे देखकर और तेज भागने लगा। ऑटो पास आता गया और शिव एक चौराहे के करीब पहुंचा। जब ऑटो बिल्कुल शिव के साथ साथ अपनी स्पीड कम करके चलने लगा, ऑटो में देखा तो वही ऑटो वाला ऑटो चला रहा था। ऑटो के अंदर एक डॉक्टर बैठा था और साथ में वही आदमी जो बिस्तर के नीचे से बार बार निकल रहा था। इस वक्त तीनों शिव को देखकर मुस्कुरा रहे थे और ऑटो वाले ने कहा, ओ बाबूजी, पहुंच गए ना एकदम सही जगह पे। इतना कह के ऑटो की स्पीड कम हुई और भागता हुआ शिव थोड़ा आगे निकला। बचने की उम्मीद थी उसे अभी भी शायद, लेकिन तभी वही ऑटो अचानक तेजी से आया और एक जोरदार टक्कर मार के उसके ऊपर से निकल गया। 2 दिन के बाद वैसे ही रात का समा था, वैसी ही ठंड, कोहरा और हवाएं थी और स्टेशन पे खड़ा था एक और लड़का। तभी एक ऑटो आकर रुका। अंदर पैरों में पट्टियां बांधे एक आदमी ड्राइवर के साथ बैठा था। पीछे वाली सीट पर मुस्कुराते हुए 2 लोग बैठे थे कि तभी ऑटो वाले ने कहा, बाबूजी, एक सवारी की जगह खाली है, आओ बैठो, छोड़ देता हूं सही जगह पे। तुषार को आज बारिश के चक्कर में ऑफिस से निकलने में काफी देर हो गई थी। वैसे तो वो लोकल ट्रेन पकड़ के ही घर जाता था, लेकिन आज तो लग रहा था जैसे आखिरी लोकल भी छूट जाएगी उसकी। दौड़ता दौड़ता प्लेटफॉर्म के फुटओवर ब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसकी ट्रेन हॉर्न देते हुए उसकी आंखों के सामने आगे बढ़ रही थी। ट्रेन रफ्तार पकड़ी इससे पहले ही आखिरी डिब्बे में किसी तरह तुषार चढ़ गया। रोज जिंदगी की भागदौड़ कभी कभी कितनी भारी हो जाती है, ये उसको अक्सर ऐसे ही समझ आता था। दरवाजे पर खड़े होके कुछ देर हांफते हांफते अपनी सांसें उसने वापस खींची और फिर जाके रोज वाली सीट के कोने में खिड़की के पास बैठ गया। बाहर बरसात हो रही थी। गर्मी में ऐसी ठंडी हवा और बरसात की बूंदें उसे और उसकी रूह को सुकून दे रही थी। रह रह के बिजली का चमकना और कभी अचानक जोर से बादल का गरजना। ट्रेन के पकड़ने के बाद उसे उतना बुरा नहीं लग रहा था जितना उस बारिश में ट्रेन पकड़ने से पहले उसे लग रहा था। अचानक इस सुकून भरे माहौल में उसका सुकून एक ख्याल से टूटा। जब उसने नजर घुमा के देखा तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। सिर्फ अकेला तुषार ही था उस आखिरी डिब्बे में। शायद बरसात की वजह से ज्यादातर लोग जल्द ही निकले होंगे आज, इसलिए डब्बा खाली था।
बैठे बैठे कुछ ही देर में तुषार की आंख लग गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और ठीक 2 मिनट के बाद चल पड़ी। चलती हुई ट्रेन में एक पल को तुषार की आंख खुली तो देखा पूरा डब्बा लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक स्टेशन से अचानक इस वक्त इतने सारे लोग, ये सवाल इतनी थकान और ऐसे मौसम में उसे बहुत छोटा लग रहा था। उसने दोबारा अपनी आंखें मूंदी और सोने को चला गया। ट्रेन में ही सफर करते करते जब दोबारा आंख खुली तो देखा डब्बा फिर से पूरा का पूरा खाली था। बीच में तो कोई स्टेशन भी नहीं आया था, तो फिर वो भीड़ कहां गई? यही सोचते सोचते उसने जब नजर घुमाई तो बीड़ी की महक आई और धुएं का एक गुब्बार उसकी आंखों के सामने आया। देखा तो एक आदमी दूसरी तरफ बीड़ी पी रहा था। तुषार ने उससे पूछा, अभी तो पूरा डब्बा भरा पड़ा था, अचानक खाली कैसे हो गया? उस आदमी ने कहा, 30 साल से रोज रात इसी ट्रेन से जाता हूं, इसी डब्बे में 12 बजे के बाद। अबूजी, इंसान घुसने से तो क्या, परिंदा पर मारने से भी डरता है। कहते हैं भूतिया डब्बा है ये। तुषार को यह बात बहुत ही बेतुकी लगी। उसने कहा कि भाई साहब, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते कि यह डब्बा भूतिया है? उस आदमी ने बीड़ी का एक लंबा सा कश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया, साल भर पहले मैं रात को इसी डब्बे में चढ़ा था, जिस स्टेशन पे अभी ट्रेन रुकी थी ना, वहीं से। उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं कभी नहीं भुला सकता। तुषार ने लगभग छूट चुकी आखिरी लोकल जब पकड़ी तो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट खाली पड़ा था। खाली ट्रेन में तुषार की आंख लग गई थी। फिर अचानक एक स्टेशन से छूटने के बाद जब तुषार की आंख खुली तो उसने देखा कि पूरा डब्बा भरा हुआ है। और 2 मिनट के बाद आंखें बंद करके जब उसने दोबारा खोली तो पूरा का पूरा डब्बा खाली था, जबकि ट्रेन इस बीच कहीं रुकी भी नहीं थी। एक बीड़ी पीते हुए आदमी ने बताया कि वो डब्बा भूतिया है और उसे अपनी आप बीती सुनाने लगा। उसने आगे बताना शुरू किया, तकरीबन साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैल कर मैं सो गया। कुछ देर के बाद में जब आंख खोली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे। कोई अखबार पढ़ता हुआ जाता तो नहीं था, लेकिन वो बड़ा लीन होकर के अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छिपा हुआ था और मैं भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा, और जैसे ही उसने अखबार मोड़ा मैंने उसका वो भयानक चेहरा देखा। टूटा हुआ, अधकुचला और उसके सर से बहता हुआ खून। ऐसा लग रहा था जैसे सर मार मार के एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई। आखिरकार इंसान ही हूं मैं। मेरी आंखें बंद हो गई और चीख निकली। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उसी आदमी ने पकड़ के मुझसे कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको?
मैंने आंख उठा के देखा तो वो बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने फिर से मेरा हाल देखकर, मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप घबराए हुए लग रहे हैं बहुत। इतना सब कुछ देखने के बाद मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोल के उनसे पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास आकर मुंह पे पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा तो एक बार फिर से मुझे झटका लगा, क्योंकि वो आदमी वहां नहीं था। मैं कुछ कहूं या करूं इससे पहले ही आवाज आई, अरे भाई साहब, अरे मैं यहां हूं गेट के पास में। मैं डरते डरते उठ के उसके पास उसकी बोतल देने गया, पर बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वो आदमी मेरी आंखों के सामने चलती हुई ट्रेन से कूद गया। मैं 2 मिनट को वहां से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाके गेट के पास वाली सीट पे बैठा। मैं सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ कि तभी मेरे पास से एक आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। तुषार की रोज वाली आखिरी लोकल छूटते छूटते बच गई जब वो आखिरी डब्बे में चढ़ा। वहां एक आदमी ने बीड़ी पीते पीते उसे बताया कि कैसे आज से साल भर पहले एक आदमी उसे मिला था इसी ट्रेन में, जो उसकी आंखों के सामने ट्रेन से कूद गया और फिर अचानक दोबारा उसके सामने वापस भी आ गया। उस आदमी ने आगे बताया, मैं उसे दोबारा अपने सामने देख के शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई एक इंसान से क्या क्या करवा सकती है, यह उस दिन मुझे समझ आया। मैं एक छलांग में सीट से उठ के सीधा दरवाजे के पास गया और किस्मत भी साथ थी मेरे कि उसी वक्त स्टेशन भी आ गई। मैं उतरा और ट्रेन चलने तक वहीं खड़े देखता रहा। वो आदमी गेट पे खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हुई मैं वहीं खड़ा रहा। और उस दिन के बाद भूल के भी मैं कभी इस कंपार्टमेंट में नहीं चढ़ा। काफी सारे लोगों ने बताया कि कंपार्टमेंट में चढ़ भी गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पे तुम नहीं, कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद ही जैसे मैं नींद नहीं बेहोशी से जागा था। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। न जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वो 1 साल पहले वाला नजारा घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखी तो मेरी चीख निकल गई। मैं चिल्लाता हुआ गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट के पास तक पहुंचा तो वो आदमी अखबार मोड़ के मेरे पास आया और कहा, भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए हैं। ये लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपने हाथ झटक के कहा,
नहीं नहीं, आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे। मुझे आपकी सहानुभूति या किसी भी पानी की जरूरत नहीं है। आप मुझसे जरा दूर रहिए। वो आदमी जो अभी तक एकदम ठीक था, वो अचानक ही बोल उठा, बेवकूफ, ये तेरी मदद करना चाहता है और तुझे इसमें भी डर लग रहा है। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर और सुनकर मैं रोने ही वाला था कि उसने फिर कहा, डर तो तुझे अब दिखाता हूं मैं। और इतना कह के वो आदमी अपने सर के बल इसी फर्श पे यहीं जोर से गिर पड़ा। उनकी तेज धार उसके सर से फूट के निकली। निशान अभी भी इसी ट्रेन में है उस तरफ, और उसके बाद 2-3 बार जोर जोर से अपना सर उसने फर्श पे पटक के मारा, और उसके बाद सर उठा के मेरी तरफ देख के हंसते हुए उसने कहा, साल भर पहले मैंने ये अखबार मोड़ा था तेरे सामने। मेरी शक्ल याद है तुझे? ऐसा ही फटा हुआ था ना मेरा सर? मैं जैसे किसी पत्थर की मूर्त बना हुआ था, बोलता ही क्या कि उसने अचानक दोबारा मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, अब देख, पूरा सर खोल दूंगा मैं इसका। उसके बाद गेट के पास उस लोहे के पोल से सर अब मारता गया जब तक आंखें सूज के छोटी नहीं हो गई। तो फिर एक छलांग लगा के वो ट्रेन से कूदा और बाहर एक खंबे से टकरा के उसकी चीख मेरे कानों में आई, जो अभी भी गूंज रही है। उस आदमी ने अपनी कहानी, अपनी आप बीती बतानी खत्म ही की थी कि तुषार के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियां बहुत अच्छे से सुनाते हैं आप। वैसे ये तो 4 दिन पहले की बात है जो आपके साथ हुई। कल तो आप इस ट्रेन में सफर नहीं कर रहे थे ना? कल मैं था इस ट्रेन में, और कल मैं मरा था इसी डब्बे में। तुषार ने बड़ी मुश्किल से आज अपनी आखिरी लोकल पकड़ी थी। उसकी ट्रेन में आंख लगी, अचानक खाली ट्रेन में उसे भीड़ दिखाई दी, और कुछ ही मिनटों के बाद वो भीड़ वापस गायब भी हो गई। एक बीड़ी पीते हुए आदमी ने उसे बताया अपनी आप बीती के बारे में, कि कैसे उसके सामने एक आदमी इसी लोकल के डब्बे से कूदा, और फिर 1 मिनट के बाद उसके सामने दोबारा खड़ा था वो आदमी। उससे करीबन 4 दिन पहले भी एक आदमी ने उसकी आंखों के सामने खुद को ऐसे ही खत्म कर लिया था। ये सब सुन के तुषार ने उस आदमी से कहा, कल तो आप इस ट्रेन में सफर नहीं कर रहे थे ना? कल मैं था इस ट्रेन में, और कल मैं मरा था इसी डब्बे में। उस आदमी पे जैसे तुषार की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, चलती लोकल में लोगों को डराने का बहुत अच्छा तरीका है ये। वैसे तुषार जी, आप बोल रहे हैं कि आज इस ट्रेन के डब्बे में आप अकेले थे, आंख आपकी लगी थी, वो भीड़ भी आप ही को दिखी, और फिर आप ही के सामने भीड़ गायब भी हो गई थी। तुषार की आंखें उस आदमी की कही हर एक
साथ के साथ चौड़ी होती जा रही थी। तुषार जैसे मिट्टी का पुतला सा बन गया था और बीड़ी पीते हुए मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखे जा रहा था। उसकी ये जागती हुई बेहोशी टूटी जब एक दूसरी ट्रेन अपना हॉर्न बजाती हुई जोर से बगल वाली पटरी से गुजरी। तुषार तुरंत उठकर गेट तक गया। उसका हलक डर से पूरी तरह से सूखा हुआ था। पानी निकाल के उसने 2 घूंट पानी पिया और वापस उस सीट की ओर देखे जा रहा था जहां से 2 मिनट पहले एक आदमी उसे अपनी आप बीती सुनाए जा रहा था। तुषार उस तरफ देख ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फोन किसी अननोन नंबर से था। उठाया तो एक जानी पहचानी आवाज ने कहा, तुमने तो मजाक मजाक में कहा था कि कल इस डब्बे में तुम्हारी मौत हुई थी, लेकिन सच बताऊं तो मौत इस डब्बे से कूदकर मेरी हुई थी। वो भी 1 साल नहीं, तकरीबन 40 साल पहले। तुषार की आंखों में डर नाच रहा था। उसने आंख उठा के वापस उसी सीट की ओर देखा जहां वो लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो वहां दिखाई तो कोई नहीं दिया, लेकिन एक जोर की आवाज हुई जिसने तुषार के दिल की धड़कन को लगभग रोक ही दिया था। सबसे पहली आवाज तो उसी सीट पे हुई थी, लेकिन फिर आवाजें ऐसे हुई जैसे लग रहा था कि एक एक करके कोई सीट पे मारता हुआ आगे आ रहा है तुषार की तरफ। तुषार के पैर लोकल ट्रेन के डब्बे की फर्श पे जैसे चिपक गए थे। उसने गेट के पास वाला पोल जोर से पकड़ लिया, लेकिन वो आवाजें जो भी कर रहा था वो तुषार के बेहद नजदीक आ चुका था। तुषार को एक ही सेकंड में किसी ने जैसे उठा के पटक दिया था। तुषार का दम घुट रहा था और वो सांसें नहीं ले पा रहा था। हाथ पैर मारता हुआ बस छूटने की कोशिश कर रहा था और उसका तड़पता बदन ट्रेन के अंदर था, लेकिन गर्दन और सर ट्रेन के बाहर थे। कानों में सिर्फ हवा की तेज आवाजें आ रही थी। उसकी आंखें तेज हवा में खोल नहीं पा रही थी और कानों में गूंजती वही तेज आवाजें एकदम से अचानक बिल्कुल शांत हो गई और एक आवाज तुषार के कानों में गूंजी, आज क्या हालत हो गई है ना तेरी। कितना शौक था तुझे बिजनेसमैन कहलाने का, बड़ी बड़ी गाड़ी, ऑफिस, सब लुट गया ना तेरा। सड़क पे आ गया ना तू भी। कैसे कीड़ों की तरह हालत हो गई है तेरी। मेरा पूरा बिजनेस तुम चोरों ने हड़प के मुझे सड़क पे ला दिया था ना। इसी ट्रेन से कूद के जान देने से पहले मैंने 40 साल पहले कसम खाई थी तुम सबको भी यही इसी लोकल ट्रेन में लाकर मारूंगा। 3 तो गए, आखिरी बचा था बस 2 एक, और अब तेरी बारी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी जिंदगी में मिलती है। मेरा नाम अंश है। मैं दिल्ली में अपनी जिंदगी से तंग आकर 1 महीने पहले यहां कोलकाता आया। यहां भी काफी जगह पूछताछ करके इंटरनेट पर चेक करके एक थेरेपिस्ट को ढूंढा और फिर
उनसे अपॉइंटमेंट लेके पहुंचा उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताने और अपना इलाज करवाने। मेरी सिर्फ एक ही दिक्कत है, मैं अकेले नहीं सो पाता। नहीं, बात डर की नहीं है, बात परेशानी की है। करीबन 1 साल से बहुत ज्यादा बुरा हाल है मेरा। साल भर पहले शुरू में एक रात मैं सोने गया तो नींद मुझे बहुत आ रही थी। मैं सो भी गया था, लेकिन अचानक मेरा जैसे दम घुटने लगा, और ऐसे वैसे नहीं, मुझे साफ समझ आ रहा था कि मेरा गला किसी ने दबा कर रखा था, जो धीरे धीरे अपने जोर को और उस दबाव को बढ़ाता जा रहा था। मैं इतनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मैं शायद दम घुटने से मरने या बेहोशी होने वाला था। लेकिन तभी जैसे वो दबाव मेरे शरीर के ऊपर से पूरी तरह से हट गया। खांसते खांसते सांस में मेरी सांस आई। मैं जानता था कि मैं जाग रहा था, लेकिन लग रहा था जैसे सपना था कोई। कुछ देर जागा रहा। माँ पापा को परेशानी ना हो इसलिए उन्हें कुछ बताया नहीं, और नंदिनी को फोन तो किया, लेकिन उसको भी मैंने कुछ नहीं बताया। टीवी देखते देखते फिर नींद आई, लेकिन बार बार जैसे कोई कभी मेरा हाथ अकड़ के झटक देता, तो कभी जैसे कोई सुई चुभो देता। मैं परेशान था, गुस्सा भी मुझे बहुत आ रहा था, लेकिन करता तो क्या करता। धीरे धीरे ये सारी चीजें बढ़ती गई। आलम यह था कि मिनटों के हिसाब से सो पाता था। बहुत कोशिशें की, कभी मां के पास सो जाऊं तो कभी पापा के पास। दोस्तों के घरों में भी जाता तो पूरे कमरे में 5-6 लोगों के बीच भी ऐसी ही दिक्कतें होती थी मुझे। किसी से कुछ कहता बताता तो लोग मुझे पागल कहते। आखिरकार नींद की गोलियां लेने लगा। पहले 1 गोली, फिर 2, और अब 3 गोलियों से कम में नींद नहीं आती है मुझे। सो तो लेता हूं, लेकिन उठने के बाद पूरे बदन में भयानक दर्द और चोट के गहरे निशान होते हैं, जैसे किसी ने पूरे बदन को मेरे खरोंच डाला हो। कभी कभी तो नींद खुलने के बाद उठते के साथ दर्द से मेरी चीखें निकल जाती हैं। मैं कोलकाता भी इसीलिए आया था कि शायद ये सब कुछ यहां पर बंद हो जाएगा, लेकिन यहां भी वही सब हुए जा रहा है। कोलकाता आने से पहले की एक बार की बात है। मैं नंदिनी से मिलने जा रहा था, उसका बर्थडे था उस दिन। मैं गाड़ी चला रहा था और गाड़ी में रेडियो चल रहा था। रेडियो पर मेरा एक पसंदीदा गाना बज रहा था, और तभी अचानक रेडियो अपने आप ट्यून ऑफ होने लगा और चैनल बदलते बदलते अपने आप एक चैनल पे लगा, जहां किसी सुनने वाले ने किसी शो पे अपने चाहने वाले को एक गाना डेडिकेट किया था, और खुद भी गाने की 2 लाइनें गाई थी। मेरा नाम रश्मि है और मैं अपने प्यार के लिए एक गाना गाना चाहती हूँ। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। अचानक ही मेरा फोन बज उठा। फोन नंदिनी का था। फोन उठाया तो पहले तो नंदिनी ने थोड़ा गुस्सा जताया, क्योंकि उसके बर्थडे पर भी लेट था मैं। और फिर अचानक बातों ही बातों में उसने भी वही गाना गाया। तो मैंने कहा कि अभी रेडियो पे रश्मि नाम की एक लड़की यही गाना गा रही थी। मेरी आवाज शायद ठीक से सुनी नहीं थी उसने, ये पता नहीं क्या था। उसने मुझसे पूछा, मैंने फिर से बताया तो कुछ बोली नहीं, बस इतना ही कहा कि जल्दी आ जाओ, आज बर्थडे है मेरा, आज तो मिल लो। मैंने भी सोचा कि काम के चक्कर में यार टाइम ही नहीं दे पाता, आज तो जल्दी पहुंचना चाहिए। इसी चक्कर में मैंने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। मेरी कार रुक गई। मैंने पहले तो 2-3 नाकाम कोशिशें की गाड़ी को शुरू करने की, लेकिन फिर देर हो रही थी तो मैं कार से नीचे उतरा। रात का वक्त था
और सड़क पूरी की पूरी खाली पड़ी थी। ऐसा सरोजनी नगर में होता कम ही है। यही सोचते सोचते मैंने बोनट खोला और देखने लगा कि क्या पता शायद मैं इस गाड़ी को ठीक कर पाऊं। तभी मेरी नजर एक खुले हुए तार पे गई। मैं उस वायर को देखने के लिए थोड़ा सा अंदर झुका ही था कि ठीक तभी मेरी अपनी ही गाड़ी का हॉर्न बजा। मैं तुरंत वहां से पीछे भागा। देखा गाड़ी तो पूरी की पूरी खाली पड़ी थी और गाड़ी का इग्निशन भी ऑफ था। मैं वापस बोनेट के पास आया, सोचा कि किसी मैकेनिक को ढूंढूं, लेकिन उसके लिए कोई दिखना तो चाहिए, क्योंकि सड़क दूर दूर तक खाली पड़ी थी। मैं वहां खड़ा यही सब सोच ही रहा था कि तभी अचानक गाड़ी का इग्निशन किसी ने ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। मैंने बोनट नीचे करके देखा तो मेरी गाड़ी के अंदर कोई नहीं दिखा। मैंने वापस जाके गाड़ी के अंदर देखा, कोई नहीं था उसके अंदर। जब बोनट के पास आया तो फिर से इस बार मैं अपनी गाड़ी की सीट तक नहीं गया। बोनट झुका के देखा तो आवाज बंद हो गई। जैसे ही मैंने बोनट को उठाया तो फिर से, बोनट को उतारा तो फिर से आवाज बंद हो गई। करीबन 5-6 बार ऐसा हुआ तो मैंने बोनट को बंद किया कि ठीक तभी मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप चली और इंजन स्टार्ट हुआ। मैं कुछ करूं इससे पहले ही मेरी गाड़ी ने मुझे टक्कर मार दी। मैं गिर गया था, लेकिन फिर तुरंत उठ के देखा तो गाड़ी अपने आप लुढ़क रही थी। मैंने तुरंत उठ के एक ईंट गाड़ी के टायर के नीचे लगा दी। मेरी सांस में सांस तो आई। इसके बाद गाड़ी में बैठकर मैं इग्निशन ऑन करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। मैं जैसे ही पीछे की ओर पलटा कि एक जोर की आवाज हुई। पलट के देखा तो सामने विंड स्क्रीन चकनाचूर हो चुकी थी। तुरंत गाड़ी से उतर के एक ही सेकंड में करीबन 40-50 कदम दूर चला गया कि तभी गाड़ी की पार्किंग लाइट्स ऑफ हुई और अलार्म लॉक बजने लगा। अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में ही छोड़कर मैं अपने घर चला गया किसी और से लिफ्ट लेके। मैंने नंदिनी को भी फोन कर दिया था कि आज मिल पाना मुश्किल है। अगली सुबह मैं उठ के सबसे पहले अपनी गाड़ी लेने वापस गया। वहां पहुंचा तो देखा मेरी गाड़ी वहां नहीं थी। तभी पुलिस स्टेशन से फोन आया कि मेरी गाड़ी को उठा लिया गया है। मैं गाड़ी छुड़वाने पहुंचा और सारा पेपर वर्क करवा के अपनी गाड़ी कलेक्ट कर ली। रास्ते में सड़क पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। एक लाल बत्ती पे रुका ही था कि अचानक मेरी बगल वाली सीट थोड़ी स्लाइड होके पीछे हुई और फिर खिसकी। आंखों से उस कुर्सी को देख रहा था। सिग्नल खुल चुका था। गाड़ियां तेज रफ्तार में जा रही थी और जो एक मेरे पीछे थी वो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रही थी। मैंने तुरंत गाड़ी से बाहर कदम रखा और इशारा ऐसे किया कि जैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है। तभी नंदिनी का फोन भी आया। मैंने उसे पूरी बात बताई तो उसने कहा कि वो उधर ही आ रही है और पास की कॉफी शॉप में मिलने को कहा। मैं वहां पहुंचा और एक एक करके सारी बात मैंने डिटेल में नंदिनी को बताई। उसने मेरी पूरी बात को बहुत ही आराम से सुना और फिर कहा कि
मैं शायद थोड़ा स्ट्रेस्ड हूं, आराम की जरूरत है मुझे। कोई और कहता तो शायद विश्वास नहीं होता, पर नंदिनी कह रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि शायद काम का स्ट्रेस हो, और फिर बातों ही बातों में कब टाइम निकला पता नहीं चला। वहां से निकलने से पहले मैंने बिल मंगवाया। मैंने वॉलेट निकाला पैसे देने के लिए, तो नंदिनी ने कहा कि पैसे वो देगी, पर मेरे होते हुए वो पैसे क्यों देगी? मैं और वो इसी बात पे बहस कर रहे थे कि तभी अचानक नंदिनी की आंखों का रंग सुर्ख लाल सा हो गया, चेहरे पर गुस्सा भर आया था और जबड़े भींचकर एक अलग ही आवाज में उसने कहा, मैं हूं इसका ख्याल रखने के लिए, तू चुप ही रहे तो अच्छा होगा। मैंने नंदिनी को वैसे कभी नहीं देखा था। मैंने उसे झपझपते हुए कहा, नंदिनी क्या हो गया है तुम्हें? नंदिनी, नंदिनी जागो, क्या हो गया है तुम्हें? नंदिनी। नंदिनी तो जैसे अपने होशो हवास में ही नहीं थी, एकदम से सर पकड़ के बस घर जाने की जिद करने लगी। मुझे भी फिक्र होने लगी थी उसकी। तुरंत ही टैक्सी लेके उसे घर छोड़ने उसके साथ ही चला गया। घर उसका पास में ही था। थोड़ा बेहतर जब महसूस करने लगी तो हम बैठ के बातें करने लगे। कुछ देर बाद वो उठ के बाथरूम के अंदर गई। मैं बाहर ही था जब अंदर से कुछ आवाजें आनी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे आवाजें तेज होती गई, जैसे नंदिनी किसी पे चिल्ला रही हो। मैंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाना और नंदिनी को पुकारना शुरू किया। नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी दरवाजा खोलो। लेकिन नंदिनी तो किसी से झगड़ रही थी अंदर। मैं दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि नंदिनी एकदम से दरवाजा खोल के बाहर आई और ऐसे बर्ताव करने लगी जैसे मैं वहां था ही नहीं। मैं तुरंत अंदर कौन था ये देखने के लिए बाथरूम में घुसा, तो मेरे घुसते ही पीछे से बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हुआ। मैंने देखा कि बाथरूम की खिड़की तो बंद थी और तभी किसी ने जोर का मारा मुझे और मैं मुंह के बल नीचे जमीन पर गिर पड़ा। एक आवाज हुई। मैंने पलट के देखा कि बाथरूम के शीशे पर जमी भाप पे अपने आप कोई कुछ लिख रहा था। आई लव नंदिनी। चीजें अब धीरे धीरे साफ हो रही थी। दरअसल नंदिनी के कॉलेज के वक्त से उसकी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हुआ करती थी, रश्मि। हिंदुस्तान में कुछ सच्चाइयों को अभी तक समाज अपना नहीं पाई है। उन्हीं में से एक दिक्कत रश्मि की थी। रश्मि बहुत प्यार करती थी नंदिनी से और वो हमेशा वही गाना गाती थी नंदिनी के लिए। और नंदिनी मजाक समझ के हमेशा मस्ती करती रहती थी। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। लेकिन रश्मि कभी भी अपनी फीलिंग्स के बारे में नंदिनी को बता ना पाई। और ऊपर से हमारे देश में यह रिश्ता गैर कानूनी उस वक्त होने की वजह से हमेशा डर रहता था। जो समाज के हिसाब से अपने प्यार को पाने के लिए एक लड़का करता, नंदिनी के लिए उससे दुगना रश्मि ने किया। रश्मि ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और बस इतना चाहती थी कि किसी दूसरे देश में जहां उन दोनों की शादी कानूनी मानी जाए वहां जाके बस जाए। लेकिन ऐसा तब हो पाता जब नंदिनी भी समलैंगिक होती। बड़ी उम्मीदों से जब नंदिनी को रश्मि ने अपने दिल की बात और अपना प्लान बताया, तब तक मेरे और नंदिनी के रिश्ते को 6 महीने हो चुके थे।
नंदिनी ने उसे अब साफ मना कर दिया था, लेकिन उसे यह भी कहा कि अब वो यूएस जाके अपनी जिंदगी खुशी खुशी जी सकेगी। पर रश्मि नंदिनी के बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने उसी रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अब मुझे सब समझ आ रहा था कि क्यों मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि किसी ने अपनी कितनी ही रातें सिर्फ अपने प्यार को पाने के लिए खराब की थी, और उसे अपना प्यार तो क्या जिंदगी तक ना मिल पाई। कैसे मैं ठीक रह सकता था, क्योंकि कोई कितने दर्द से गुजरा था अपने प्यार को पाने के लिए, जिसे सिर्फ मैं इसलिए पा सका क्योंकि मैं एक लड़का हूं। कैसे मैं चैन से रह सकता था जब किसी ने एक एक पल बेचैनी में बिताया था। ऐसे हालातों में मैं खुशी की उम्मीद कैसे कर सकता था, जबकि कोई एक सांस तक की उम्मीद करना नहीं कर पाया। मैं अपनी बात डॉक्टर बैनर्जी से कह ही रहा था कि तभी डॉक्टर बैनर्जी का फोन बजा। आज भी जब मैं नंदिनी के बारे में सोचता हूं तो रश्मि की मौजूदगी का एहसास मुझे जरूर होता है। बस मैं नंदिनी को अपने दिल और दिमाग से निकालना चाहता हूं, पर दिक्कत यह है कि किसी के सामने उसका नाम भर लेने से मेरी परेशानियां फिर से शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि मैं एक मेंटल पेशेंट बन गया हूं, और बहुत जल्द अगर मैं नंदिनी को ना भुला पाया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी।